नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साकुरा का चक्रव्यूह। और ये कॉमिक्स जो है खजाना सीरीज की पहली कॉमिक्स है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, चले आओ, चले आओ, चले आओ। ओह नहीं, नहीं, नहीं। चीख मारकर एक झटके से उठ खड़े हुए नागराज के चेहरे पर मौजूद था पसीने का तूफान और मस्तिष्क में मौजूद हलचल। फिर वही सपना जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। उफ, आखिर कौन है वो स्त्री जो अत्याचार के डर से भागती फिर रही है, और कौन है उस पर अत्याचार करने वाली? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस स्त्री को जानता हूँ, जबकि मैंने इसको अपनी याददाश्त में कभी भी नहीं देखा। और सिर्फ यही नहीं, मुझे वे मंदिरों वाले सारे दृश्य भी जाने पहचाने लगते हैं, और उन मंदिरों को भी मैंने आज तक नहीं देखा। एक ही बात हो सकती है कि ये सारे दृश्य मुझे किसी भूली हुई घटना की याद दिला रहे हैं। मेरा इन सब से कोई ना कोई संबंध है, लेकिन क्या है वो संबंध, ये मुझे जानना होगा, वरना ये सपना पिछले कई दिनों के भांति आगे भी परेशान किए रखेगा। इस सपने के विषय में जानने के लिए मुझे द्वीप के नाग पंडितों से पूछना होगा, और ये काम कल सुबह ही हो सकता है। आधी रात को किसी को परेशान करना उचित नहीं। नागराज का सोचा पूरा ना हो सका, क्योंकि अगले दिन की सुबह अपने साथ एक विस्फोटक सूचना लेकर आई। गजब हो गया नाग सम्राट, गजब हो गया। क्या हुआ शूलकंठ? लंगारा जाति के सभी सर्प एक विशाल सेना के रूप में द्वीप के रण क्षेत्र में उपस्थित हैं और हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। हमारे योद्धा भी रण क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आदेश दीजिए कि हम क्या करें। आदेश देने के स्थान पर नागराज रण क्षेत्र की तरफ ही भाग खड़ा हुआ। आओ मेरे साथ। ये लंगारा जाति के सर्प आखिर चाहते क्या हैं? रण क्षेत्र में पहुंचकर नागराज को अपने सवालों का जवाब मिल गया। बिसर्पी की शादी तुमसे नहीं हो सकती नागराज। अगर तुम्हें हमारी मांग स्वीकार नहीं है तो एक भीषण युद्ध की तैयारी कर लो। नागराज के कुछ बोलने से पहले ही नागार्जुन बोल उठा। युद्ध से किसे डरा रहा है दुष्ट लंगारा? हमें तो सिर्फ नाग सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा है। फिर देखना कैसे तुम्हारी और तुम्हारे दुष्ट साथियों की लाशें गिराते हैं। कौन किसकी लाशें गिराएगा ये तो समय ही बताएगा नागार्जुन। अपना निर्णय सुनाओ नागराज। हमारे हाथ में थमे अस्त्र लहू से होली खेलने को तरस रहे हैं। लंगारा जाति के सर्प अत्यंत घातक युद्धक हैं। युद्ध के हर दांव पेच में पूरी तरह निपुण। बाकी जाति के सर्प शायद ही इनका मुकाबला कर सके। और ऐसा हो भी जाए तो क्या, द्वीप की जमीन तो खून से रंगेगी ही। प्रेम भाव से रहने वाले सभी जाति के सर्पों में द्वेष भाव तो बढ़ेगा ही, और ये सब मेरी वजह से होगा। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे इस विषय में बिसर्पी और पुजारी बाबा से बात करनी होगी, तभी मैं कोई निर्णय ले सकता हूं। काफ़ी सोच विचार करके नागराज बोला। मुझे एक दिन सोचने का समय दो मित्रों। मैं कल सुबह तुम्हें अपना निर्णय सुनाऊंगा। ठीक है नागराज, हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि अगर निर्णय हमारे विरुद्ध हुआ तो इस द्वीप पर सर्प मानव के खून की नदियां बहती नजर आएगी। इतना कहकर लंगारा अपने जाति के सर्पों के साथ वहां से चला गया। बाद में ये आप क्या कह रहे हैं नागश्रेष्ठ? इस खुरेंजी टकराव को टालने का अब तो मात्र एक ही हल है पुजारी बाबा, कि फिलहाल मेरी और बिसर्पी की शादी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। समझने का प्रयास करो बिसर्पी। हमारे इस संबंध से नागद्वीप पर भीषण आंतरिक युद्ध हो सकते हैं और कई नागों की जान जा सकती है। हम अपने संबंध बनाने की खुशी की खातिर
अनगिनत प्राणों की बलि नहीं दे सकते हैं। अभी भाग्य को हमारा विवाह मंजूर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन भाग्य हमारा साथ अवश्य देगा। हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे बिसर्पी। नागराज के तर्कों से बिसर्पी और पुजारी बाबा को सहमत होना ही पड़ा। अगले दिन नागराज का निर्णय सुन लंगारा जाति का हर नाग झूम उठा। हम जीत गए। तुमने हमारे पक्ष में अपना निर्णय देकर भीष्म रक्तपात होने से बचा लिया नाग सम्राट। अब हमारी एक छोटी सी शर्त और है। एक और शर्त? हाँ, और वो ये है कि तुम्हें ये निर्णय लेना होगा कि या तो तुम यहाँ रहो या फिर बाहरी दुनिया में। ऐसा क्यों? तुम्हारी उस उड़ती चिड़िया से यहाँ आना और यहाँ से जाना द्वीप की सुरक्षा के हित में नहीं है। तुम्हारे कारण कई बाहरी शक्तियों को इस द्वीप के रहस्य का पता चल सकता है और वो शक्ति इस द्वीप पर आक्रमण करके सब कुछ तहस नहस कर सकती है। द्वीप का हित चाहने वाले को भी लंगारा की वो बात उचित लगी। लंगारा ठीक कह रहा है नागश्रेष्ठ, आपको ये अति महत्वपूर्ण निर्णय लेना ही होगा। नागराज अजीब पसोपेश में फंस गया। वैसे तो मैं यहाँ आते समय काफ़ी सावधानी बरतता हूँ, लेकिन फिर भी लंगारा की बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आजकल रडार पद्धति काफ़ी विकसित हो गई है। अगर कोई चाहे तो मेरी लाख सावधानियों के बावजूद भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच सकता है। लेकिन इस समस्या का हल समझ में नहीं आ रहा है। कैसे छोड़ दूँ उस बाहरी दुनिया को जिसमें मौजूद हजारों लाखों अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का बीड़ा मैंने उठाया है, और कैसे त्याग दूं इस नागमणि द्वीप को जिसका मैं राजा हूं, और राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। कर्तव्य और धर्म की उस लड़ाई में आखिर जीत हुई धर्म की। खड़े होकर नागराज ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं घोषणा करता हूँ कि अब सदैव इसी द्वीप पर रहकर आपकी सेवा में रत रहूँगा। नागराज के इस निर्णय पर जय जयकार कर उठा द्वीप का एक एक नाग मानो। नाग सम्राट नागराज की जय। सम्राट की उड़ने वाली यांत्रिक चिड़िया को नष्ट कर दिया जाए। अब सम्राट को इसकी कतई आवश्यकता नहीं। तोड़ा जाने लगा नागराज का हेलीकॉप्टर। तभी एक नागमाणों की गलती से ऑन हो गया हेलीकॉप्टर का रेडियो और उससे ये संदेश प्रसारित होने लगा। नागराज जहाँ भी हो इस सूचना को सुनकर कृपया तुरंत बम्बई पहुँचे। उसके कारण हजारों की जान खतरे में है। नागराज जहाँ भी हो इस सूचना को सुनकर बम्बई पहुँचे। उसके कारण हजारों की जान खतरे में है। अब नागराज चुप ना रह सका। हजारों इंसानों की जान खतरे में है बिसर्पी, मुझे जाना होगा। नहीं नागराज, तुम यहाँ रहने का वचन दे चुके हो। मैं नहीं गया तो हजारों जिंदगियों का क्या होगा। अचानक नागराज का चेहरा दृढ़ होता चला गया। मैं यहाँ का राजा हूँ और प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन प्रजा की रक्षा दूसरे तरीकों से भी करी जा सकती है। हाँ, मुझे वो दूसरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि मैं सैकड़ों मासूम जिंदगियों को मृत्यु का इल्ज़ाम अपने सिर पर नहीं ले सकता। अगले ही पल, ठहरो, इसे तोड़ना बंद करो। नागराज की उस घोषणा ने सभी को सख्ती की हालत में पहुंचा दिया। मैं नागराज अपनी इच्छा से इस द्वीप के सम्राट पद को छोड़ता हूँ। इसी के साथ मैं सदा के लिए इस द्वीप से चले जाने की घोषणा करता हूँ। नहीं नागराज, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो नागराज। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है बिसर्पी, क्योंकि इस द्वीप के निवासी कई चमत्कारिक शक्तियों के धारक हैं। वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकने में सक्षम हैं, जबकि बाहरी दुनिया में ऐसे अनगिनत प्राणी हैं जो अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते, और उन पर अत्याचार करने वाले क्रूर और शक्तिशाली प्राणी भी वहाँ पर कई हैं। उन क्रूर प्राणियों से मुकाबला करने के लिए बाहरी दुनिया वालों को मेरी सख्त ज़रूरत है। नागराज के फैसले का कुछ और ही मतलब निकाला नागमाणों ने। आपने हमारा सम्राट होकर हमें छोड़ने का निर्णय लेकर अच्छा नहीं किया।
इसलिए जाते जाते एक निर्णय आप हमारा भी सुन जाइए। आज के बाद आप हमारे लिए अजनबी हैं। अगर आपने फिर कभी इस द्वीप पर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उफ, ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। तभी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता नागराज। नागानंद, तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो? हाँ नागराज, क्योंकि मैं इसी द्वीप पर अपने भाई बंधुओं के साथ रहना चाहता हूँ। तुम जा सकते हो नागराज। उफ, नागराज को ना रुकना था सो ना रुका। अलविदा बिसर्पी, अलविदा प्यारे द्वीपवासियों। तुमसे सदा के लिए दूर जरूर हो रहा हूँ, लेकिन मैं इतना निष्ठुर नहीं हूँ कि तुम्हारी खोज खबर भी ना रखूँ। तभी मैंने जानबूझकर अपने सेवक नागानंद को द्वीप पर ही रहने का गुप्त आदेश दिया है, ताकि वो समय समय पर मेरे पास द्वीप के अच्छे बुरे की सूचना पहुंचाता रहे। एक बार फिर रेडियो से फ्लैश होती सूचना ने नागराज का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हजारों की जान खतरे में है। नागराज, तुरंत बंबई पहुंचो। कौन है वो जिसने हजारों जानों को सिर्फ मेरे लिए संकट में डाल रखा है, और कैसे? संकट, अद्भुत संकट था वो, जिसमें फंसी हुई थी हजारों जानें। समुद्र बिल्कुल शांत है और इस शहर के आसपास कोई नदी भी नहीं है। फिर ये पानी बाढ़ का रूप लेकर एकाएक कहाँ से आ गया? मुझे लोगों को इस बाढ़ से बचाना होगा। नागराज तुरंत ही अपनी नाग सेना के बल पर लोगों को बचाने में जुट गया। क्या यही है वो संकट जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है? जल्द ही एक प्रत्यक्षदर्शी से नागराज को पता चली वो आश्चर्यजनक बात। अपुन उस समय लेरिल साबुन के उस होर्डिंग के पास खड़ा हुआ था। अचानक ना जाने क्या हुआ कि होर्डिंग का झरना सचमुच का झरना बन गया और अचानक यहाँ बाढ़ आ गई। कमाल है, होर्डिंग का झरना एकाएक जीवित हो उठा। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई परिकथा सुना दी हो। लेकिन ये हुआ कैसे? आश्चर्य में डूबा नागराज नहीं जानता था कि उसके सवालों का जवाब होटल ओबराय डिलक्स की छत पर मौजूद था। तुझे बुलाने का मेरा मकसद पूरा हो गया नागराज। अब मुझे ये पानी का खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं तुमसे मौत का खेल खेलूंगा। अगले ही क्षण नागराज के साथ वहां खड़ा हर शख्स भौचक्का रह गया। अरे, बाढ़ का सारा पानी तेजी से उस होर्डिंग में समाता जा रहा है। हे मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ ही क्षण पहले जहां पानी बाढ़ का रूप धारण किए हुए था, अब वहां उसका नामो निशान ना था। घोर आश्चर्यजनक घटना, बिल्कुल ऐसी जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। अरे, ये क्या? नागराज बुरी तरह चौंका और उसके चौंकने का कारण थी वो पतली सी किरणें जो लपलपाती हुई कैंटर ट्रक के विशाल होर्डिंग से टकराई और एक और आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करती चली गई। उफ, वो कैंटर ट्रक जिंदा हो गया। बला की फुर्ती का प्रदर्शन करके नागराज कैंटर ट्रक की चपेट में आने से बचा। धड़ाक! अब नागराज को सारा माजरा समझते देर न लगी। ये ना तो कोई परिकथा है और ना सपना, ये तो जादू का कमाल है। कोई अपने जादू से मेरी जान लेने पर उतारू है। किसी की तलाश में घूमी नागराज की निगाहें। तो होटल ओबराय के टॉप पर खड़ा वो मरियल सा व्यक्ति ये सब जादू कर रहा है, लेकिन वो है कौन? नागनाथ मुझे उसका पता लाकर देगा। नागराज ने नागनाथ दुश्मन की तरफ भेज दिया। इधर दुश्मन ट्रक की चपेट में आने से तो किसी तरह बच गया नागराज, और ट्रक दीवार से टकराकर नष्ट हो गया। कोई बात नहीं, अब मैंने अपने जादू से तेरे लिए एक ऐसी मौत को जगाने की सोच ली है जो तुझे मार कर ही रहेगी। उससे पहले तो लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं मार सकता। उसकी आंखों से लपलपाई कई रंग बिरंगे किरणें जो हाथ में थमे उस विचित्र प्रिज्म से होकर गुजरी और जो 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 टकराई ओनिडा के नरक के शैतान से तो
ओह, एक और नहीं मुसीबत? मुसीबत नहीं रे नागराज, मौत बोल तू मुझे। उफ, अपनी मौत बोल। तड़ाक। उफ, इस शैतान को रोकना होगा अपने सर्प सैनिकों की मदद से। विद्युत से लहराकर शैतान से जा लिपटे सैकड़ों सर्प सैनिक। लेकिन दूसरे क्षण शैतान ने एक को अपने शरीर पर नहीं रहने दिया। नरक के शैतान को तेरे नाग नहीं रोक पाएंगे नागराज। ताड़, और ना ही तुझे मरने से बचा पाएंगे। इस बार नागराज ने नाग रस्सी पर लहराकर घातक विष फुकार उगल दी। इससे तेरी हड्डियां तक गल जाएंगे दुष्ट। ओह, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों की तरह फूंके क्यों मार रहा है नागराज? मैं तेरी फूंकों से उड़ने वाला नहीं, इसलिए ये बचकानी हरकतें छोड़ और मर्दों की तरह लड़। आह! इस नर्क के शैतान को खत्म करने का अब तो इस नर्क के शैतान को खत्म करने का तो अब एक ही तरीका है, और वो है अपने घातक विष को इसकी नसों में पहुंचाना। अब तक मेरा ये विष सैकड़ों को मोम की भांति पिघला चुका है। शैतान के मांस में अपना दांत गड़ा दिए नागराज ने। लेकिन इस बार वो नहीं हुआ जो हर बार होता आया था। फिर बच्चों वाली हरकत, तुम बाज नहीं आओगे नागराज। धम। ओह, मेरे भयंकर विष से भी इस शैतान को कुछ नहीं हुआ। अब क्या करूं? कैसे खत्म करूं इस शैतान को, और कैसे मैं इससे अपनी जान बचाऊं? तभी नागराज के मस्तिष्क से नागनाथ के मस्तिष्क संदेशवाहक तरंगे आ टकराई। तुम्हारा सोचना सही है। तुम पर किरणों का हमला सामने वाली बहुमंजिला इमारत पर खड़े व्यक्ति ने ही किया है नागराज। अब बताओ, मेरे लिए क्या आदेश है? एक पल के लिए नागराज ने अपना ध्यान शैतान की तरफ लगाया। इस शैतान को किसी और जादू द्वारा जिंदा किया गया है, और इसको अगर मारा जा सकता है तो सिर्फ जादू के द्वारा। अगर मैं उसी जादुई किरण द्वारा ओनिडा के होर्डिंग पर बनी नर्क की आग को भी जिंदा कर सकूं, तो वो नर्क की आग इस नर्क के शैतान को खत्म कर सकती है, तुरंत ही। नागनाथ, इस समय तुम जिस आदमी के पास हो उससे लिपट जाओ और उसे इस तरह किरणें छोड़ने के लिए मजबूर कर दो कि वे सीधी नर्क की आग वाले बोर्ड पर आ गिरे। कर सकोगे ये काम? क्यों नहीं। और अचानक हुए उस हमले से वो शख्स बुरी तरह हड़बड़ा गया। अनजाने में ही उसकी आंखों से किरणों का तूफान निकला और प्रिज्म के अंदर से होता हुआ नीचे ओनिडा के होर्डिंग की तरफ बढ़ चला। साथ ही साथ नागनाथ ने भी उसके हाथ को एक तेज झटका दिया और प्रिज्म उन रहस्यमय हाथों से छूट गया। लेकिन नागनाथ का प्रयास सफल हो चुका था। गिरते हुए प्रिज्म से होकर गुजरे किरणों ने होर्डिंग के नर का अग्नि को असली बनाकर धधका दिया। नागनाथ ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है, और अब मुझे अपने काम को अंजाम देना है। इस शैतान को धधकते हुए नर का अग्नि में फेंकना। दूसरे ही पल शैतान की दर्दनाक चीखों से वातावरण गूंज उठा। या! इधर प्रिज्म नीचे गिरकर एक तेज आवाज से फूटा। छनाक! उधर, ओह, सब कुछ गायब, सब कुछ पहले जैसा सामान्य। नागराज की तरह ही जादू करने वाला भी ये बात समझ चुका था। प्रिज्म के टूटने के साथ ही मेरा जादू समाप्त हो गया। नागराज को खत्म करने का मेरा प्लान चौपट हो गया। मुझे यहाँ से भागना होगा। अब मेरा भी यहाँ ठहरना बेकार होगा। तुरंत ही अब मुझे नागराज के लिए दूसरे व्यू की रचना करनी होगी। मुझे उसे खत्म करना ही होगा, वरना ये जादूगर साकुरा के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात हो जाएगी। जी हाँ, जादूगर साकुरा ही था वो, उस मरियल व्यक्ति के रूप में। इधर नागराज ने नागनाथ को गले से लगा लिया। धन्यवाद नागनाथ, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है नागराज। फिर नागनाथ वापस नागराज के शरीर में समा गया। नागराज सोच में डूब गया। कौन था वो जादूगर जो अपनी जादूगरी के जाल में फंसाकर मुझे मारना चाहता था, और उसका मकसद क्या था?
बहुत सोचने के बाद भी जब नागराज कुछ ना समझ पाया तो उसने अपना ध्यान दूसरी समस्या की तरफ लगाया। मुझे यहाँ किसी पूरा तत्ववेत्ता से मिलना होगा ताकि मैं अपने सपने में दिखाई देने वाले उन मंदिरों के बारे में कुछ जान सकूं जो मुझे काफ़ी परेशान किए हुए हैं। कुछ देर बाद नागराज एक टेलीफोन बूथ में मौजूद था। इतने बड़े शहर में अपने मतलब के आदमी को ढूंढने के लिए औरों की तरह मुझे भी टेलीफोन डायरेक्टरी के येलो पेज को देखना होगा जल्द ही। शायद मिस वान भी मेरी समस्या का हल कर सकती है। नागराज एक टैक्सी में बैठकर पूरा तत्ववेत्ता मानवी के घर की तरफ चल पड़ा। इसी दौरान एक अनजान और रहस्यमय स्थान पर बड़े शर्म की बात है, आपका बहुत सोचा समझा प्लान धराशायी होकर रह गया। आपकी जादू भरी लाख कोशिशों के बाद भी आप नागराज को खत्म करने में सफल नहीं हो पाए। श्रीमान जादूगर साकुरा, मैं मानता हूँ कि मेरा पहला प्रयास असफल रहा है श्रीमान नागपासा, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं हार गया। आपने मुझे जो समय दिया था उसमें अभी एक दिन बाकी है और इतना समय मेरे लिए बहुत है नागराज जैसे कीड़े को खत्म करने के लिए। तुम अपना दिव्य शक्तियों से भरा खजाना तैयार रखना। नागराज मेरे हाथ से मरेगा, हर हाल में मरेगा। साकुरा के चक्रव्यूह से वो नहीं बच सकता। नागपासा कुछ बोलता उससे पहले ही वो आवाज़ गूंजी, महामहिम नागपासा, आपके बुलाए पर मिस किलर पधार चुकी है। ओह, जुर्म की दुनिया की एकमात्र महारानी मिस किलर, उन्हें आदर सहित अंदर भेज दो। मिस किलर, देरी से पहुंचने के लिए क्षमा चाहती हूँ श्रीमान नागपासा, लेकिन क्या करूँ, जिस समय आपका मैसेज पहुंचा उस समय मैं अपने हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं थी। कोई बात नहीं मिस किलर, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। मिस किलर के बैठे जाने के बाद, वैसे तो मैंने यहाँ मौजूद हर मेहमान को अपना उद्देश्य बता दिया है, लेकिन चूंकि आप अभी अभी आई हैं मिस किलर, इसलिए मैं आपको भी उनसे अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है विश्व आतंकवाद का खात्मा करने की सौगंध खाने वाले नागराज का खात्मा करना। इसलिए मैंने आप सबको इकट्ठा किया है क्योंकि आप सभी को नागराज ने किसी न किसी मुकाम पर गहरी शिकस्त दी है। मैं चाहता हूँ कि नागराज आप में से ही किसी के हाथों से खत्म हो। इस तरह नागराज को खत्म करने वालों को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से वाहवाही तो मिलेगी ही, साथ ही साथ मेरी तरफ से इनाम स्वरूप मिलेगा बेशुमार दौलत और सैकड़ों दिव्य शक्तियों से भरा एक विशाल खजाना। नागपासा के चुप होते ही संकित हो उठी थी मिस किलर। नागराज के हत्यारे को खजाना देने की आपकी बात ये साबित करती है कि नागपासा की आप नागराज को सिर्फ आतंकवाद के दुश्मन को खत्म करने के लिए नहीं, किसी और उद्देश्य के लिए भी मारना चाहते हैं। आप गलत समझ रही हैं मिस किलर। जरा सोचिए, जो विश्व के हर अपराधी के दुश्मन का हत्यारा होगा, क्या उसको कोई शानदार इनाम नहीं मिलना चाहिए? खैर छोड़िए इस बात को। इस आइए मैं आपको अपने सभी मेहमानों से परिचित करवा दूं। बेहद खूबसूरती से बात टालकर नागपासा मिस किलर से बाकी मेहमानों का परिचय कराने में जुट गया। मैं नगीना, नागतंत्रिका। मैं प्रोफेसर नागमणि, नागराज और नागदंत जैसे विलक्षण मानव का जन्मदाता। नागदंत, नागराज जैसा मगर नागराज का पक्का दुश्मन। जादूगर साकुरा, दुनिया मुझे बौना शैतान के नाम से जानती है। चूं चूं, विश्व मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य चीफ, मगर असल में आप में से ही एक। मुझे जुगेतो कहते हैं। पूरे अमेरिका से मेरे हुक्म को राष्ट्रपति के हुक्म से बढ़कर माना जाता है। फेसलेस, इस बहुरूपी दुनिया में मैं कब कौन सा रूप धारण कर लूं मैं खुद नहीं जानता। और मैं नागपासा, आपका मेजबान। फिलहाल मेरा इतना ही परिचय काफ़ी है। अजीब हस्ती है नागपासा, अपने बारे में सब कुछ छिपा गया।
अभी परिचय पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि जादूगर साकुरा बोल उठा। आप सब यहाँ परिचय में व्यस्त रहिए, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है। मुझे नागराज को खत्म करना है। आंखों में बदले का ज्वालामुखी लिए जादूगर साकुरा किले से बाहर निकला। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन मैं जादू के बल पर नागराज को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। इधर नागराज मशहूर पुरातत्ववेत्ता मानवी के घर पहुंच चुका था, जो उसे दरवाजे पर देखकर ऐसे चौंकी मानो वो नागराज नहीं ताजमहल हो। नागराज, विश्व अपराध का दुश्मन नागराज, सुपर हीरो नागराज, मेरे मेरे दरवाजे पर। उफ उफ, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे मिस मानवी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ, अंदर आओ। कुछ देर बाद अपने से पूरी तरह घुल मिल चुकी मानवी को नागराज सारी बात बता चुका था। ओह, तो यह है तुम्हारी समस्या। तुम एक सपने को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? ये एक आम सपना भी तो हो सकता है, जो नींद में आमतौर से हर आदमी को दिखाई देता है। नहीं मानवी, मुझे ये आम सपना नहीं लगता, क्योंकि मुझे हमेशा ये आभास होता है कि सपने में दिखाई जाने वाले दृश्य का मुझसे नज़दीकी संबंध है। अगर तुमको ऐसा लगता है नागराज, तो शायद तुम्हारा सोचना ही सही होगा, लेकिन जब तक मेरे पास तुम्हारे सपनों में दिखाई देने वाले मंदिर का कोई क्लू नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। क्लू तो मैं तुम्हें आसानी से दे सकता हूँ मानवी, क्योंकि वो मंदिर मेरे दिलो दिमाग के कागजों पर प्रिंट होकर रह गया है। नागराज ने अपने सपने में दिखाई देने वाले मंदिर का स्केच बनाकर मानवी को सौंप दिया। इससे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं इस स्केच के बल पर तुम्हारे सपने के मंदिर को ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। जल्द ही तुम्हारा द्वारा दिए गए मंदिर के रफ स्केच का अध्ययन कर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारे सपने में आने वाले मंदिरों की रूपरेखा भारत में स्थित 2 मंदिरों से मिलती है, जिसमें पहला है एलिफेंटा द्वीप का मुख्य गुफा मंदिर, दूसरा है राजस्थान के कढ़त क्षेत्र के रेगिस्तान में बना भैरव मंदिर। ओह, यानी अपने सपने वाले मंदिरों को ढूंढने के लिए मुझे लगभग पूरे भारत का भ्रमण करना होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं शुरुआत एलिफेंटा से ही करता हूँ, क्योंकि वही यहाँ से सबसे पास है। फिर नागराज वहाँ नहीं रुका। जल्द ही नागराज गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक चलने वाली लॉन्च पर सवार था। एलिफेंटा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मुझे ये लॉन्च जल्द ही वहाँ पहुँचा देगी। लगभग आधे घंटे बाद एलिफेंटा द्वीप के ये गुफा मंदिर हजारों मनुष्य शिल्पियों ने विश्वास और श्रद्धा तथा हाथों में कौशल लेकर बड़े धीरज और मेहनत के साथ कोकर्ण के मौर्य के शासनकाल में बनाए हैं, जो लगभग 1300 वर्ष पुरानी बात है। पहले ये द्वीप धारापुरी और श्रीपुरी के नाम से जाना जाता था। जब पुर्तगाली पहले पहल यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यहाँ मौजूद पाषाण के एक बड़े हाथी को देखकर इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। नागराज एलिफेंटा के मुख्य गुफा मंदिर में पहुँचा। एलिफेंटा के 7 गुफा मंदिरों में ये प्रमुख गुफा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यही मेरे सपनों का मंदिर हो सकता है। काफ़ी सोच विचार और आसपास के स्थान का निरीक्षण करने के बाद नागराज को निराशा ही हुई। ये वो मंदिर नहीं है जो मुझे सपनों में दिखाई देता है। हालांकि इस मंदिर की लोकेशन काफ़ी हद तक उस मंदिर से मिलती है। मुझे यहाँ के आसपास के और मंदिरों का भी निरीक्षण करना होगा। नागराज ने एक गाइड को रोककर उससे पूछा, यहाँ आसपास और भी कोई मंदिर है? हाँ, पास ही कुछ दूरी पर एक छोटे से टापू पर एक मंदिर और है, लेकिन उस तरफ पर्यटक जाना पसंद नहीं करते। आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास बात नहीं, बस यूं ही मुझे उस मंदिर को देखना होगा। कुछ ही देर बाद नागराज उस छोटे टापू पर स्थित सुनसान मंदिर में था। ये भी मेरे सपनों का मंदिर नहीं है।
अब मुझे कड़क के रेगिस्तान में स्थित भैरव मंदिर जाना होगा। अरे, ये आवाज़ कैसी? उस आवाज़ पर पीछे पलटे नागराज को अपनी आंखों पर कतई विश्वास नहीं हुआ। सामने का दृश्य विश्वास करने योग्य था भी नहीं। ओह, समुद्री घोड़ा अपनी पूंछ पर चलकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये क्या जादू है? जादू? हाँ, जादू ही है ये, और ये जादू मेरी जान लेने के लिए ही किया गया है। नागराज का सोचना कितना सही था, ये उसे दूसरे ही क्षण पता चल गया। कड़ाक! समुद्री घोड़े का अगला बार भी घातक निकला। तड़! आह! अब तो इसके हमले का जवाब देना ही होगा। समुद्री घोड़े के अगले वार ने नागराज को दूर उछाल फेंका। धड़ाक! मुझे अपने बचाव के लिए किसी हथियार की ज़रूरत है, और उसके लिए ये पत्थर एकदम उपयुक्त रहेगा। नागराज ने उछाल फेंका वो मोटा पत्थर, जिसे समुद्री घोड़े ने क्रिकेट के कुशल खिलाड़ी की भांति अपने मुंह में लपका, और कड़ंच! ओह, मोटे पत्थर को हाजमोला की तरह चबा गया कमबख्त। अब मुझे इस्तेमाल करनी होगी नागरस्सी, जो उस खंबे के साथ मजबूती से बांध देगी। तेजी से नागरस्सी ने समुद्री घोड़े को खंबे से बांध दिया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल नागराज ने विष फुंकार छोड़ी। लेकिन उससे पहले ही समुद्री घोड़ा फुंकार के रास्ते से अलग हट चुका था। वो न केवल विष फुंकार से बचा, बल्कि उसने नागराज को दिन में तारे भी दिखा दिए। कुछ ही पलों के लिए नागराज अपने होशो हवास खो बैठा, और साथ ही ये भूल गया कि इस समय वो उस भयानक समुद्री घोड़े का शिकार है, जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। साएं! लेकिन उसी पल एक तेज वार से वो भी अपने होश हवास खो बैठा। तड़ाक! नागराज को अपने मददगार के रूप में नजर आई वो रोंगोटे खड़ी कर देने वाली हस्ती। उफ! इतनी अनोखी वेशभूषा! हो ना हो यही वो जादूगरनी है जो मुझे अपने जादू से मारना चाहती है। मुझे सावधान रहना होगा। नागराज के मस्तिष्क में घुमड़ते ख्यालों को उस हस्ती ने मानो उसके चेहरे से पढ़ लिया। मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। मैं वास्तव में तुम्हारी मददगार हूँ। कौन हो तुम, और यहाँ अचानक कैसे आई? मेरा नाम कपाल कुंडला है। मैं इसी मंदिर के तहखाने में अपनी तंत्र साधना करती हूँ। मेरे पुरखे इस मंदिर के पुजारी थे। उनसे ही मैंने तांत्रिक विद्या सीखी है, और अब यहीं रहकर मैं नई नई तांत्रिक विद्याओं की साधना करती रहती हूँ। आज भी मैं अपने तंत्र कार्य में व्यस्त थी कि तभी मैंने ऊपर उठापटक की आवाज़ सुनी, और सही समय पर तुम्हारी सहायता को आ पहुँची। मैंने तुमको गलत समझा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल मुझ पर कोई जादूगर जादुई शक्तियों से हमला कर रहा है। मैं तुमको वही जादूगर समझने की भूल कर बैठा। ओह, मैं अपने तंत्र जाल से ये पता करने की कोशिश करती हूँ कि वो जादूगर कौन है। ध्यान में लीन कपाल कुंडला की आंखें बंद हो गई। तांत्रिक शक्तियाँ फैलने लगी, और लगभग तुरंत ही नागराज, वो जादूगर यहीं कहीं आसपास ही है, मगर अदृश्य रूप में। लेकिन मैं उसको अदृश्य नहीं रहने दूंगी, उसे मेरे सामने आना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि कपाल कुंडला अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर पाती, उससे पहले ही सामने आ गया जादूगर साकुरा। तुम जिंदा हो? हाँ नागराज, मैं जिंदा हूँ। वैसे तुम मुझे बम के धमाकों के बीच मरने के लिए छोड़ जरूर गए थे, लेकिन उस समय शायद तुम भूल गए थे कि मैं जादूगर साकुरा हूँ। साकुरा ग्रह का प्राणी विक्टार साकुरा, और साकुरा ग्रहवासी अमर होते हैं। तो समझता था कि वे मामूली से बम साकुरा की जान ले सकते हैं, पर मैं तो हंसता हुआ उनके फटने का मजा ले रहा था। पर तुझे तेरी हरकत की सज़ा तो मुझको हर हाल में देनी ही थी। उसी दिन वहाँ से भागते हुए मैंने उठाई थी वो सौगंध। नागराज, तू ज़्यादा दिन तक मेरे हाथ से नहीं बच सकता। मैं तुझे समाप्त करके ही चैन से रहूँगा। और आज तुझे समाप्त करने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है नागराज। आज
तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता है, ना तेरी शक्तियाँ और ना ये कपाल कुंडला, जिसकी तंत्र शक्तियाँ मेरे जादू के सामने बच्चों के खेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो तेरे साथ ही मरेगी। समुद्र के पानी के उस उफनते तूफान में जो पत्थरों को गलाता हुआ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। साकुरा के जादू ने तो नागराज के रोंगटे खड़े कर डाले। उफ! समुद्र का पानी चारों तरफ से तेजाब की मानिंद सब कुछ गलाता हुआ इस टापू को अपने चपेट में लेता जा रहा है। कुछ ही देर में यह टापू जलमग्न हो जाएगा, फिर कोई नहीं बचेगा, ना ये टापू, ना ये मंदिर और ना हम। मैं इन्हें अपनी तंत्र शक्तियों से रोक सकती हूँ। कपाल कुंडला के हाथों से छुटी तंत्र शक्तियाँ समुद्र में उठते ज्वार को ना रोक सकी। ओह, मेरी तांत्रिक शक्तियाँ बेकार हो गई। अपनी तंत्र शक्तियों से मेरे जादू को रोकने की बजाय अपनी जान बचाने की सोच कपाल कुंडला। मेरे जादू को तोड़ना तेरे बस की बात नहीं। ये ठीक कह रहा है नागराज, भागो। कपाल कुंडला के पीछे नागराज भी दौड़ पड़ा। मौत से भाग भाग कर कहाँ जाओगे तुम दोनों? उफ! इस समुद्री घोड़े ने तो फिर हम पर हमला कर दिया। रुको मत नागराज, भागते रहो, मैं इस समुद्री घोड़े का प्रबंध करती हूँ। अब जैसे ही समुद्री घोड़ा उस किरण के दीवार से टकराया, वैसे ही फचाक किसी खून के गुब्बारे की तरफ फूटा। अपने जादू को विफल होता देखकर भी ठहाका ही लगाया उस बौने शैतान ने। साकुरा का एक छोटा सा जादू खत्म कर दिया तूने कपाल कुंडला, लेकिन इस पानी रूपी बड़े जादू का क्या करेगी, जो अपने रास्ते की रुकावटें हटाता तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है? इस जादू का भी कुछ करो कपाल कुंडला। इसका कुछ नहीं हो सकता नागराज, भागते रहो। कुछ देर के लिए नागराज और कपाल कुंडला जादूगर साकुरा की नज़रों से ओझल हो गए। इस मोड़ को काट कर कहाँ बचेंगे? जादूगर साकुरा ने उनको जल्द ही फिर जा पकड़ा। इधर तो पानी और भी तेजी से आ रहा है। अब आगे भी मौत और पीछे भी मौत। अब कैसे बचोगे? दोनों तरफ से बहकर आते पानी के तेज रेले ने नागराज और कपाल कुंडला को अपने चपेट में ले लिया और मोम की तरह पिघला डाला। देख लो दुनिया वालों, गौर से देख लो, खत्म हुआ तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा रखवाला, विश्व को अपराध से मुक्त करने की कसम खाने वाला नागराज, और इसका सारा श्रेय जाता है मुझे, यानी जादूगर साकुरा को। अब मैं चला नागपासा को नागराज की मौत की खबर देने और उससे दिव्य खजाना हासिल करने। ठहाके लगाता जादूगर साकुरा जल्द ही नागपासा के हेडक्वार्टर पर पहुंच गया। लाओ नागपासा, अपनी जादुई शक्तियों से भरा खजाना मेरे हवाले कर दो। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। नागराज खत्म हो गया है। नागराज अभी तक जिंदा है जादूगर साकुरा, आप उसे खत्म नहीं कर पाए, और ये बात मेरे अलावा यहाँ बैठे और व्यक्ति भी जानते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सबको कैसे पता चला कि नागराज जिंदा है? हमने इस विशेष जादुई ग्लोब पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सबने देखा है कि अपने अपने नागराज और तांत्रिक कपाल कुंडला को अपने जादू से भागने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन भागते भागते जब वे दोनों मोड़ मुड़े तो उन्होंने आपकी आंखों में धूल झोंक दी, क्योंकि उन कुछ पलों में कुछ घटित हो गया था। नागराज, जल्दी से इस कुएं में छलांग लगा दो। इससे कूदने से क्या होगा? कुछ ही पलों में ये कुआं भी तेजाबी पानी से भर जाएगा और हम ऐसा कुछ नहीं होगा नागराज, क्योंकि ये कुआं असल में कुआं नहीं, बल्कि ये एक चट्टानी सुरंग है जो हमें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। इस तरह हम बिना समुद्र का पानी छुए सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन साकुरा हमको गायब देखकर तुरंत समझ जाएगा कि हम कुएं के रास्ते से भागे हैं और वो फिर कोई नया जादू चला देगा। ऐसा नहीं होगा नागराज, क्योंकि हम हर पल साकुरा की आंखों के सामने रहेंगे। ओह, हमारे प्रतिरूप!
मेरे तंत्र शक्ति से बने, लेकिन अब तुम इन्हें देखने में अपना समय मत गवाओ। आओ। दोनों ही तुरंत ही कुएं में छलांग लगा दी। और आप समझते रहें कि आपने अपने जादू के बल पर नागराज को समाप्त कर दिया। आपका जादू चूक गया है श्रीमान साकुरा। अब आपको हार मान लेनी चाहिए। ओह, मैं इतना बड़ा धोखा खा गया। ओह, ज्वालामुखी की तरह गरजा साकुरा। नहीं, नहीं, मेरा जादू नहीं चूका। मेरा जादू महान है। मैं महान हूँ। नागराज मरेगा, हर हाल में मरेगा। नागराज, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कपाल कुंडला, जो तुमने अपनी तंत्र शक्तियों से मुझे जादूगर साकुरा के जादू से बचाया। कोई बात नहीं नागराज, लेकिन मेरे समझ में अभी तक नहीं आया कि तुम उस मंदिर में क्या करने पहुंचे थे। जवाब में नागराज ने अपने सपने का सारा वृतांत कपाल कुंडला को सुना दिया। सब कुछ सुनकर, ओह, तो क्या ये मंदिर तुम्हारे सपनों का मंदिर निकला? नहीं, इसलिए अब मैं यहाँ से सीधे कटक के रेगिस्तान में जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ स्थित भैरव मंदिर मेरे सपनों के आने वाला मंदिर हो सकता है। जाओ नागराज, लेकिन जादूगर साकुरा से सावधान रहना। देर सवेर उसे तुम्हारे जीवित रहने की बात पता चल जाएगी। लेकिन इस दौरान मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी तंत्र शक्ति से साकुरा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूंगी और फिर उससे छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकाल लूंगी। विदा कपाल कुंडला, जीवन रहा तो फिर अवश्य मिलेंगे। नागराज तुरंत कटक के लिए रवाना हो गया। अगले दिन शहर से 20 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में स्थित है वो मंदिर, और वहाँ मुझे सिर्फ रेगिस्तान का ये जहाज ही लेकर पहुँच सकता है। थकान और धूल से भरे लंबे सफ़र के बाद आखिर नागराज अपनी मंजिल तक पहुँचा। वो है सामने भैरव मंदिर। तभी वाह! अरे, ये ऊँट एकाएक रुक कर चीखने क्यों लगा? माजरा क्या है? नागराज ने जो नीचे झांक कर देखा तो माजरा उसकी समझ में आया। ओह, ऊँट के चारों पैरों को जकड़े रेत से बने हाथ। ओह, क्या है ये? जादू। जादूगर साकुरा का जादू। कड़ाक। हैरानी के सागर में गोते लगाता संभला नागराज। तुम मेरे पास हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? अपने जादू के बल पर। ऐसा मैं पहली बार इसलिए नहीं कर सका था क्योंकि तब तक तुम किसी ऐसे जगह थे जहां पर मेरा जादू नहीं चला था। ये नागमणि द्वीप की बात कर रहा है। अब मेरा दावा है कि तू साकुरा के चक्रव्यूह से नहीं बच सकता, क्योंकि यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तेरा सपना पूरा नहीं होगा बौने शैतान, क्योंकि मैं तेरे चक्रव्यूह के साथ साथ तेरी गर्दन तोड़ डालूंगा। धाड़। अब नागराज जो आगे बढ़ा तो भड़ाक। रेत के बने हुए अद्भुत शिकंजे नागराज को जकड़ते चले गए। उफ! और फिर नागराज फंस गया तू साकुरा के चक्रव्यूह में। अब मरेगा तू नागराज, अब मरेगा। अब तू एक भयानक मौत मरेगा। रेत के बनी ये नुकीली चट्टान तेरे शरीर को रेत में दफन करके रख देगी, और मैंने इस पर पैरासूट इसलिए बांधा है कि ये तुझ पर धीरे धीरे गिरेगी, ताकि मैं तुझे धीरे धीरे मरता देखूं। नागराज की मौत उसके नज़दीक और नज़दीक होती चली जा रही थी। अब तो ये नुकीली चट्टान मेरे शरीर में हर हाल में धंसेंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपने बंधनों को नहीं तोड़ पा रहा हूँ, और उससे बचने का अन्य कोई साधन नहीं है। एक साधन है, मेरी सर्प सेना, जो इस भुरभुरी रेत में सुरंग खोदकर मुझे इस चट्टान रूपी मौत से बचा सकती है। दूसरे ही क्षण नागराज ने अपने शरीर में वास करते एक एक सर्प को निकाल बाहर किया। जब तक नुकीली चट्टान अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती, तब तक सर्प सेना अपना काम कर चुकी थी। चट्टान गिरने से पहले नागराज रेत में कहाँ दफन हो गया। ये रेत मुझे नहीं, तुझे दफन करने के लिए है साकुरा। धड़ाक। नागराज के उस वार ने साकुरा को गड्ढे में धकेल दिया। तुरंत ही मौत के भय से साकुरा का चेहरा काला पड़ गया था। वो नुकीली चट्टान मुझ पर गिरने वाली है, उसे नष्ट करना होगा।
अगले ही पल साकुरा के हाथ में मंत्र दंड आ गया और नुकीली चट्टान रेत के कणों में बदल गई। और फिर गरजता हुआ साकुरा गड्ढे से बाहर आया। आज तुझे मरना ही होगा नागराज, और तुझे मारने का काम करेंगी ये नागफणियाँ। जादूगर साकुरा के बेमिसाल जादू का एक और कमाल थी वे नागफणियाँ, जो तेजी से रबर की तरफ बढ़कर नागराज से जा लिपटी थीं। उफ! पल भर में ही नागराज का शरीर लहूलुहान हो गया। लेकिन इतने पर ही बस कहाँ हुआ। उफ! इन नागफणियों का कसाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। आह! ये मेरी सांस घोट देने पर उतारू हैं। इनसे बचने के लिए करूं तो क्या करूं? सर्प सैनिक निकालूं तो वे लंबे लंबे कांटों वाले इन नागफणियों पर भला क्या बिगाड़ पाएंगी? ये तो तेरी शर्त या मौत है। इससे ना तू बच सकता है और ना ही तुझे कोई बचा सकता है। नागराज भी ये बात समझ गया था। अब कुछ नहीं हो सकता। तभी तो वो भी बचने की आस छोड़ चुका था। लेकिन उसी पल जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम ना था। ना जाने कहाँ से आकर वो चक्र नागफणी की जड़ों को काटता चला गया। अब जड़ से जुदा होकर निर्जीव हुई नागफणियों को अपने शरीर से अलग करना नागराज के लिए मुश्किल काम ना था। मेरी मदद करने वाला वो अनोखा चक्र कहाँ से आया? नागराज ही नहीं, साकुरा भी हैरान था। वो चक्र भेजकर नागराज की मदद किसने की? साकुरा को नागराज ने और कुछ सोचने का मौका नहीं दिया। तू भी देख, जब नागफणी के लंबे कांटे शरीर में घुसते हैं तो कितना दर्द होता है। आह! असली मज़ा तो तब आएगा जब ये कांटे तेरे शरीर से खून की धाराएं बहा देंगे साकुरा। अपने लहूलुहान शरीर को देखकर तो साकुरा मानो पागल हो गया। नागराज, बहुत खेल खेल लिया मैं तुझसे, अब तेरी खैर नहीं। ओह, ये क्या! साकुरा के दंड से छूटी किरणों ने मुझे जड़ कर दिया। और फिर साकुरा ने किया अपने जादू का सबसे सशक्त वार। ये अग्निवृत्त तेरे शरीर के छोटे मोटे टुकड़े कर डालेंगे नागराज। ये अग्निवृत्त तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डालेंगे नागराज। जल खड़े नागराज को उन अग्निवृत्तों ने घेर लिया, जो धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे थे और इसी के साथ बुलंद होता चला जा रहा था साकुरा के हलक से गूंजने वाला ठहाका। तेरी सांसें पूरी हो गई है नागराज। तेरा इस दुनिया में रहने का समय खत्म हो गया है। जोए जोए अग्निवृत्त छोटे होकर नागराज के पास होते जा रहे थे, तोए तोए नागराज का जिस्म पसीने से नहाता जा रहा था। इस जड़ अवस्था में मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी हालत में मेरा कोई भी मददगार मेरे शरीर से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे शरीर के साथ साथ उनके शरीर भी जड़ हो गए हैं। नागराज जैसे शख्स ने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया था। एक पल, सिर्फ एक पल बाद ही मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ एक पल ही लगेंगे इन अग्निवृत्तों को मेरे शरीर तक पहुंचने में। एक पल की दूरी पर थी नागराज की मौत। लेकिन जब चमत्कार होना हो तो वो एक पल के 1000वें हिस्से में भी हो सकता है, और हुआ भी। अग्निवृत्त नागराज के शरीर से 1 इंच पहले ही ठहर गए। और तब जब नजर आए उस चमत्कार को करने वाले, तो साकुरा उछल ही पड़ा। सम्राट खाजूड़ा, साकुरा ग्रह के सबसे बलवान जादूगर योद्धाओं के साथ। हाँ साकुरा, जब से तुम साकुरा ग्रह से भागकर आए हो, हम तभी से तुम्हें बंदी बनाने के लिए तुम्हारी तलाश में थे। परंतु चूंकि ग्रह से भागकर तुम कहाँ गए हो ये जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए हम तुम्हें तलाश ना कर सके। आज जब हमें तुम्हारे बारे में पता चला तो हम तुम्हें बंदी बनाने आ पहुँचे। आज तुम्हें मेरा पता कैसे चला? मुझसे। मैंने अपनी तंत्र शक्तियों की मदद से जब तुम्हारे ग्रह के बारे में जानकर ग्रह सम्राट से मानसिक संपर्क बनाया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें तो साकुरा की बहुत तलाश थी। तब मैंने सम्राट को तुम्हारी सारी स्थिति से अवगत करा दिया और फिर सम्राट अपने योद्धाओं को साथ लेकर मेरे पास आ पहुँचे और फिर इन्हें मैं लेकर यहाँ आ पहुँची। तूने मुझे तबाह कर डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारे सामने तुम्हारी जादूगरी एकदम तुच्छ है साकुरा। बंदी बना लो इसे। जादूगर योद्धा तुरंत ही सक्रिय हो उठे। तो नहीं, पल भर में ही जादूगर साकुरा उनकी जादुई कैद में तड़प रहा था।
फिर सम्राट खाजूरा ने नागराज को साकुरा के जादू से मुक्ति दिलाई। धन्यवाद सम्राट, हमारे ग्रह के एक वासी के कारण तुम्हें एवं तुम्हारे ग्रहवासियों को कष्ट सहना पड़ा, इसके लिए हमें खेद है। हम तुमसे क्षमा याचना करते हुए हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जादूगर साकुरा को हम ऐसी भयंकर कैद में डालेंगे कि फिर ये सारा जीवन उससे आज़ाद नहीं हो पाएगा। फिर सम्राट खाजूड़ा बंदी साकुरा को लेकर वापस अपने ग्रह लौट गए। अच्छा हुआ कि जादूगर साकुरा नाम का संकट पृथ्वी से सदा के लिए टला। नागराज कपाल कुंडला की तरफ पलटा। एक बार फिर मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहूँगा कपाल कुंडला, क्योंकि तुम न केवल सही समय पर साकुरा के ग्रह वालों को लेकर पहुंची, बल्कि तुमने अपना तंत्र चक्र भेजकर नागफणी से मेरी जान भी बचाई। किसी और के कार्य का तुम मुझे वैसे ही श्रेय दे रहे हो नागराज। जिस चक्र की तुम बात कर रहे हो उसे मैंने तुम्हारी सहायता को नहीं भेजा। नागराज बुरी तरह चौंका। वो तंत्र चक्र तुम्हारा नहीं तो किसका था? मैं क्या जानूं? छोड़ो इस बात को, मैं भी वापस चलती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तंत्र साधना से उठे हुए काफ़ी समय हो गया है। कपाल कुंडला चली गई, नागराज को सवालों के उलझनों में उलझा छोड़कर। वो तंत्र चक्र भेजकर किसने मेरी मदद की थी? कौन है वो मेरा मददगार? नागराज की समय में कुछ नहीं आया। नागराज की समझ में कुछ नहीं आया तो भैरव मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद नागराज को एक बार फिर निराश होना पड़ा। ये मंदिर भी वो नहीं है मुझे जिसकी तलाश है। मुझे एक बार फिर बम्बई जाकर मानवी से इस विषय में बात करनी होगी। इधर द्रुत गति से घूम रही थी लकवेल की सुई। जादूगर साकुरा के हार जाने के बाद अब देखें नागराज पर अगला हमला करने वाला भाग्यशाली कौन होता है। सभी की गिद्ध दृष्टि लकवेल पर जमी हुई थी और इस बार लकवेल ने जिस भाग्यशाली व्यक्ति को चुना था वो थी मिस केलर। मिस केलर, जिसके कंठ से निकले ठहाकों ने किले की दरों दीवारों को हिलाकर रख दिया। नागराज मेरे हाथों मरेगा। इस बार वो मेरी शक्ति का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता। अपने ऊपर मंडराते इस नए खतरे से बेखबर नागराज एक बार फिर मानवी के पास बंबई आ पहुंचा। मुझे खेद है नागराज कि मेरे दिए क्लू की वजह से तुम्हें निराश होकर लौटना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मुझे आज रात भर का समय और दो। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के मंदिर में पहुंचाने में ज़रूर सफल हो जाऊंगी। ठीक है मानवी, मैं कल एक बार फिर तुमसे मिलूंगा। अगर तुम चाहो नागराज तो कल तक तुम मेरे मेहमान बनकर रह सकते हो। मेरा छोटा भाई अंतरिक्ष तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। रुक जाओ ना नागराज अंकल। बेटे, पर मैं तुम लोगों को कष्ट देना नहीं चाहता। मेरे लिए किसी होटल में ठहरना ज़्यादा मुनासिब होगा। फिर वहाँ से रवाना हुआ नागराज। जब बम्बई के शानदार होटल सन एंड सैंड में पहुँचा तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। लंबे सफ़र और साकुरा की मुठभेड़ ने बुरी तरह थका दिया है। बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद आ जाएगी। सचमुच कुछ ही पलों बाद ही नागराज गहरी नींद की आगोश में पहुंच गया और तब चले आओ, चले आओ, चले आओ। नहीं! एक झटके से उठा नागराज पसीने से नहाया हुआ था। उफ! फिर वही मंदिर, फिर वही आवाज़ें। ऐसे उलझ जुलझ सपने तो मैं कई बार देख चुका हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा इन सपनों से संबंध है। सवाल सैकड़ों थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। जवाब की तलाश में नागराज सुबह होते ही मानवी के पास जा पहुंचा। क्या हुआ मानवी? मैंने तुम्हारे सपनों का मंदिर ढूंढ लिया है। खुशी के मारे वो नागराज उछल ही पड़ा। सच? हाँ नागराज, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। हम कहाँ चल रहे हैं मानवी? खंडाला। तुम्हारे सपनों का मंदिर वहीं मौजूद है। बम्बई से 150 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटक स्थल खंडाला के पहाड़ी क्षेत्रों में। यहाँ से 1 किलोमीटर तक पैदल का रास्ता है, जिसे तय करके हम उस मंदिर तक पहुँच जाएंगे।
मानवी के साथ आगे बढ़ा नागराज और कुछ कदम चलने के बाद रुक गया। और उसके इस तरह रुकने का कारण था बम गोला, जिसके बम और गोले के सामने जो भी आया उसके चिथड़े हो गए हजार। एक तरफ हट जा लड़की, वरना नागराज के साथ तो भी मारी जाएगी। बड़ाम, बच नागराज, लेकिन मेरे गोले और बम नहीं लेने देंगे तुम्हें दम। ये सिर्फ मुझ पर अपने घातक बम और गोलों की बारिश किए जा रहा है, जबकि इसने मानवी को एक तरफ हटने के लिए बोल दिया। ऐसा क्यों कर हुआ? मानवी से उसको क्या हमदर्दी है और वो मुझे ही क्यों मारना चाहता है? ये सब बाद में सोचूंगा, पहले इसका कोई इंतजाम करने की तो सोचूं। वैसे ऐसा ही सर्प छोड़ना है और उसके आसपास जाना तो बेवकूफ़ी होगी, इसलिए सर्पों की मदद से कुछ और सोचना होगा। कुछ क्या, नागराज ने जल्द ही बहुत कुछ सोच लिया। इसके बम गोले ही इसकी मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है इसके तेज़ रफ्तार से आते गोले को अपनी नागरस्सी में फंसाने की और उसे उस चट्टान की तरफ उछाल देने की जिसके ठीक नीचे बम गोला खड़ा है। तेज आवाज़ से फटे बम ने चट्टान के परखच्चे उड़ा दिए। भाड़! अब बम और गोले बरसाने वाला बम गोला स्वयं को उस चट्टान के टुकड़े की बारिश से ना बचा सका। कुछ ही पलों में बम गोला चट्टान के उन टुकड़ों के नीचे दफन होकर रह गया, जिसके नीचे से ना तो वो स्वयं निकल सकता था और ना ही उसके बम गोले उसे निकाल सकते थे। कौन था वो बम गोला और क्यों सिर्फ मेरे ही जान के पीछे पड़ा हुआ था? इसने मानवी को कुछ क्यों नहीं कहा, जबकि मैं और मानवी एक ही राह के राही हैं? अपने दिमाग में तूफान मचाते इन सवालों का जवाब मैं बाद में मानवी से पूछूंगा, क्योंकि फिलहाल तो मुझे अपने सपनों के मंदिरों को देखने की लालसा आंदोलित किए हुए है। नागराज के सपनों का मंदिर, जिसे देखकर नागराज बच्चों की तरह किलकारी मार बैठा था। वाओ, यही है, एकदम यही है मेरे सपनों का मंदिर। इसी मंदिर के अंदर से आती आवाज़ मुझे अपने पास बुलाती थी। अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब सारे रहस्य खुल जाएंगे। आओ मानवी, मंदिर के अंदर चले। मानवी को लगभग खींचता हुआ नागराज उसे लेकर मंदिर के अंदर पहुँचा। अचानक खुशी से लगभग नाचता हुआ नागराज बुरी तरह चीखा। अरे ये क्या? इस मंदिर में से आ रही नई लकड़ी, पेंट और चूने की महक साफ बता रही है कि इस मंदिर को अभी हाल ही में बनाया गया है, शायद 1-2 दिन पहले ही। पर उस मंदिर का सपना तो पिछले कई दिनों से देखता आ रहा हूँ। ये मेरे सपनों का मंदिर नहीं तो फिर ये क्या है? जाल, ये कोई जाल है। खट! दूसरे ही पल नागराज को उसके सवालों का जवाब मिल गया, क्योंकि तभी बिना एक क्षण गवाए नागराज अपने स्थान से उछल गया और ऐसा करके उसने बचा ली अपनी जान। धम! उफ! लोहे के उस भारी गोले के नीचे दबकर मेरी हड्डियों तक का सुरमा बन जाता। यह सिर्फ जाल नहीं, मौत का जाल है जिसमें मुझे फंसाया है मानवी ने। उफ! कितनी खतरनाक निकली ये खूबसूरत पला। क्रोध से दांत पीसता नागराज मानवी की तरफ बढ़ा। तुमने मुझसे धोखा किया है मानवी, और ये मैं तुमसे जान कर ही रहूँगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। नागराज का अरमान पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उससे पहले ही ना जाने कहाँ से आकर उस रोशनी ने मानवी को नहला दिया और मानवी गायब। अब इतने बड़े मंदिर में नागराज अकेला रह गया था। अब मेरा इस मंदिर में एक पल भी ठहरना ठीक नहीं, क्योंकि कभी भी कोई खतरा मेरे ऊपर टूट सकता है। मुझे तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। मंदिर के बंद दरवाजे की तरफ भागते नागराज के पांव से जमीन खिसक गई और वो जा गिरा उस विशाल जाले पर। और इस विशाल जाले पर कौन सा पदार्थ लगा हुआ है जिसने मुझे बुरी तरह जाले से चिपका कर रख छोड़ा है? मैं जितना इससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही चिपकता जा रहा हूँ।
कुछ ही पलों में। उफ, अब तो मैं इस जाले से ऐसे चिपक गया हूँ कि अपने आप को मैं तिल भर भी नहीं हिला सकता। लेकिन मुझे इस तरह चिपकाने के पीछे किसी का मकसद क्या है? जल्दी नागराज को नजर आया वो मकसद। उफ, चारों तरफ दीवारों से लेंसर गनें निकल रही हैं और सभी इस तरह सेट है कि उन सब का निशाना सिर्फ मैं हूँ। तभी गूंज उठा वो ठहाका। नागराज, अपने इष्ट देव को याद कर लो, क्योंकि तेरा आखिरी समय आ गया है। ठीक 2 मिनट बाद तेरा निशाना लेकर सेट की गई लेंसर गनें चलेंगी और उनसे निकली लेंसर किरणें तुझे राख में बदल देगी। और हाँ, बस निकलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंकना, क्योंकि जिस गोंद से तुम चिपके हुए हो उससे तुम तभी छूट सकते हो जब तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सारी खाल उतार दी जाए। उफ, सचमुच मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये कौन है जो मेरी मौत का तमाशा देखने को आतुर है? मुझे इसकी आवाज़ जानी पहचानी क्यों लग रही है? 2 मिनट। नागराज से उसकी मौत सिर्फ 2 मिनट दूर थी, और 2 मिनट गुजरने में देर ही कितनी लगती है? सिर्फ 2 मिनट क्रमशः। तो मिलते हैं इसके अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।